गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर्थ वीडियो में हम लोग अब देखेंगे। हमने थर्ड वीडियो के लास्ट में आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताया था, फिर भी एक बार इसको हम रिवाइज करते हुए और कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तो आइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखते हैं क्या होता है। पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी एक बार ध्यान दीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा। इफ़ टू आर मोर फ्रैक्शंस आर सच दैट, अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस ऐसे हों दैट की देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, उनके सिंपलेस्ट फॉर्म आर इक्वल हों, देन तब दे आर कॉल्ड, तब वे कहे जाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो सिंपल सी कंडीशन है, समझिएगा। अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों, चाहे जितने, और ख़ास बात क्या हो कि उनके सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हो रहे हों सभी के, तो वो सारे फ्रैक्शंस हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहे जाएंगे। एग्जाम्पल ये देखिए आपके सामने 4/6, 6/9, 8/12, 10/12। अभी तो ये देखने में सब अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म पर ही हमें गौर करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म इन सभी के इक्वल हो रहे हों, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हैं तो हम इनको इक्विवेलेंट कह सकते हैं, अदरवाइज हम इक्विवेलेंट नहीं कह सकते हैं। तो आइए पीछे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ये देखिए हमारे एग्जाम्पल्स थे 4/6, 6/9, 8/12 और 10/15। तो इनके सिंपलेस्ट फॉर्म को आइए देखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं या कैसे लिखते हैं? जो कॉमन फैक्टर होता है उसी से हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 से हमने कैंसिल किया दोनों को, तो 2 से कैंसिल कर दिया, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। फिर यहाँ क्या कॉमन मिला? तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया? 2/3। यहाँ पर देखो कॉमन क्या है? 3 से अगर कैंसिल करोगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया? 2/3। फिर 8/12 साफ दिख रहा है, 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा यानी पी, यहाँ पर भी सिंपलेस्ट फॉर्म। और यहाँ पर 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा, तो यानी सिंपलेस्ट फॉर्म सबके वही आए हैं। क्या आए हैं? 2/3। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म यूनिक हो गए, इक्वल हो गए, तो इसलिए ये सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, पहला एग्जाम्पल यही है बुक का आपके। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखने हैं, किसके? 3/5 के। ये भी एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट हमें लिखना है। समझना होगा कि इक्विवेलेंट अगर लिखना हो तो क्या करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर्स लिमिटेड नहीं होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि 2 से बड़े 5 नंबर लिखिए, तो 2 से बड़े 5 नहीं, बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन 5 लिखना है तो आप कोई भी लिख दोगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में जब इक्विवेलेंट पूछा जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर्स आपके बुक से मैच करें, क्योंकि क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो एंडलेस हैं, इनफाइनाइट है, बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इक्विवेलेंट के केस में ये ज़रूरी नहीं कि हमारा आंसर बुक से मैच करे। आइए इक्विवेलेंट लिखते कैसे ये देखा जाए। इन ऑर्डर टू फाइंड, फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई टू एनी नेचुरल नंबर। आप किसी नेचुरल नंबर को सेलेक्ट करिएगा। ऐसा यहाँ पर लिखना थोड़ा सा गलत हो गया है, किसी नॉन ज़ीरो नंबर को लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने तो वैसे थोड़ा सा समझा दिया है, गलत भी नहीं है। ऐसा करेंगे तो इक्विवेलेंट मिलेगा, लेकिन नेचुरल कंपलसरी नहीं है, इंटीजर भी हो सकता है, बशर्ते ध्यान दीजिएगा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी ज़ीरो, नीचे भी ज़ीरो, 0.0 अनडिफाइंड होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जो बात मैं कर रहा हूँ, एकदम क्लियरली बता रहा हूँ कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, ठीक है ना, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया ताकि आपके मन में ज़ीरो ना आए। तो इन ऑर्डर टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? वी मल्टीप्लाई टू एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर से, इन बोथ, बोथ दोनों, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। एक बात और कि हम फ्रैक्शन के केस में केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड ही कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका कारण क्या है? ऐड क्यों नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? आपके मन में क्वेश्चन बन सकता है।
क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, हम वैल्यू नहीं चेंज करते, हम फॉर्म चेंज करते हैं। अभी जो ऊपर एग्जांपल दिखाया गया था, जो एक्चुअल फ्रैक्शन था और जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म था, वो दोनों सेम है। वहाँ बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, मीन्स वो केवल फॉर्म चेंज है, अलग अलग है, वैल्यू नहीं चेंज है। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू और फॉर्म दो चीज़ें होती हैं। तो वैल्यू चेंज करने का अधिकार, अथॉरिटी हमें आपको नहीं होती, इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर 1 ऐड कर दें दोनों में तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, और वैल्यू को चेंज करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो पार्ले पर 5 रुपये लिखा होता, उसको हम कह देते कि वहाँ 0 लिख दो, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 को आप 10/2 लिख सकते हो, फॉर्म चेंज कर सकते हो, लेकिन वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। तो छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई ही केवल करना है ताकि वैल्यू ना चेंज हो, रीज़न यही है। तो आप 3/5 में देखिए, पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो क्या रिजल्ट आ गया 6/10। तो ये हमारा पहला इक्विवेलेंट हो गया 3/5 का, यानी कि 3/5 के ये इक्वल है, केवल फॉर्म चेंज है। दूसरा देखिए 3/5 का सेकेंड इक्विवेलेंट, अब की बार 2 से मल्टीप्लाई किया था दोनों में, अब की बार 3 से कर देंगे। बहुत सारे नंबर है, किसी से भी कर दीजिए। तो मैंने 3 से कर दिया तो 9/15 आ गया। नेक्स्ट टाइम 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12/20 आ गया। तो ये सारे नंबर्स जो हमें मिलते जा रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, ये 3/5 के इक्विवेलेंट हैं। और आप ऐसे इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो 5 नहीं 5 करोड़ इक्विवेलेंट्स लिख सकते हैं आप। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना बहुत आसान है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, निगेटिव भी हो सकता है, हालांकि निगेटिव करेंगे तो कैंसिल हो ही जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, जानते हैं ना, वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव है तो निगेटिव ही आएगा। तो ये चीज़ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखना। अगला टॉपिक हमारा जो है, अगले टॉपिक के लिए मैं समझ रहा हूँ कि हमें नेक्स्ट वीडियो में काम करना चाहिए, क्योंकि टाइम लगभग ओवर हो चुका है। इतना ही समझेंगे, थोड़ा ही समझेंगे तो अच्छा होगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपको इक्विवेलेंट का जो मैटर है वो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। फिर से वही कहेंगे, समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, ताकि हमें दोनों बातें पता चलें, आपको समझ आया कि नहीं आया। समझ आया तो लाइक कर दो, समझ नहीं आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में जा कर के आप कमेंट तो कर दो। थैंक यू सो मच।